हेलो फ्रेंड्स, welcome to new episode, and in this episode we will discuss about force developed by a spring when it is compressed or elongated, and the work done by that developed spring force on a body of mass m. ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं स्प्रिंग क्या है। अभी आपको स्प्रिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, यही आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। स्प्रिंग किसी मेटल की ऐसे बनी होती है, आप जानते हैं ना, देखे ना आप स्प्रिंग इस टाइप की। दो ये जो सर्किल आते हैं ना, दो ऐसे पॉइंट, उनकी बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। स्प्रिंग का ये सेक्शन जो एक ऊपर से देखने पर एक सर्किल सा दिखता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग का डायामीटर। ये स्प्रिंग का वायर, जो जिस वायर या जिस मेटल के वायर से ये स्प्रिंग बनी होती है, तो वो वायर का डायामीटर भी काउंट होता है, स्मॉल डी। उसके बाद जिस मटेरियल की ये स्प्रिंग बनी होती है, उसकी इलास्टिसिटी और उसकी रिजिडिटी, ये सब पिक्चर्स में आते हैं। तब जाकर हम किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस, यानी उस स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी है स्टिफनेस की, कि कितना दबाएंगे तो कितना फोर्स जनरेट होगा, ये सब तब हम लोग जान पाते हैं। इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। स्प्रिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग एक पूरी बुक है, कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जस्ट हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको बस स्प्रिंग के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेनी है, ठीक है। स्प्रिंग को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, ऐसे रख दी जाए स्प्रिंग ऐसे नॉर्मली, तो उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड लेंथ। मतलब स्प्रिंग एकदम रिलैक्स में है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड लेंथ, रिलैक्स में है, ठीक है। अगर स्प्रिंग को हम थोड़ा कंप्रेस करें या थोड़ा खींचें, तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होता है कि वो वापस रिलैक्स होना चाहती है। स्प्रिंग जो है वो वापस रिलैक्स होना चाहती है। समझ में आया? अगर इसको आप खींचोगे तो भी ये क्या करेगी कि वापस अपने शेप में आने का अटेम्प्ट करेगी। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये वापस अपने रिलैक्स्ड स्टेट में आने का अटेम्प्ट करेगी। तो उसके लिए वो
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब वापस रिस्टोर करने के लिए, रिलैक्स्ड स्टेज को वापस रिस्टोर करने के लिए स्प्रिंग फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आप ध्यान से इसके आगे थोड़ा और ध्यान से देखिए। इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताया कि स्प्रिंग वापस अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आने का अटेम्प्ट करती है। चलो सुविधा के लिए स्प्रिंग को एक जगह फिक्स कर देते हैं, एक हिस्सा, बस दूसरा हिस्सा देखते हैं। अगर हम स्प्रिंग को इलोंगेट करें, यानी हम स्प्रिंग को खींचें ऐसे, अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा खींचें, मतलब पहले ऐसी थी, हमने इसको थोड़ा खींच के लंबा कर दिया ऐसे, यहाँ कितना खींच दिया हमने, मान लो उसको x डिस्टेंस खींच दिया, तो स्प्रिंग वापस अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आने का प्रयास करेगी। तो स्प्रिंग वापस इस साइड में फोर्स लगाएगी। भाई हमको वापस आना है अपने इनिशियल कंडीशन में, फोर्स स्प्रिंग का इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी एक्स डिस्प्ले, अगर स्प्रिंग को डिस्प्लेस्ड इस साइड में करते हैं, इस साइड में, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और वो जो फोर्स होता है उसको लिखते हैं के एक्स माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी एक जो जिस स्प्रिंग का हम स्टडी कर रहे हैं, जिस स्प्रिंग की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उस पार्टिकुलर स्प्रिंग का वो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सब स्प्रिंग के लिए नहीं, वो जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस स्प्रिंग का ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको स्प्रिंग की स्टिफनेस बोलते हैं, स्टिफनेस। समझ में आया? एक चीज देखो, किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस कब ज़्यादा होगी, जब फोर्स ज़्यादा लगाएं। अगर आप K इक्वल टू लिखो तो F/x ऐसे आएगा, यहाँ से माइनस जो ये आप साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लगाती है, बस ये साइन कन्वेंशन है, याद रखिए। माइनस जो है वो साइन कन्वेंशन है, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी दे रहा है कि स्प्रिंग का फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होता है। जैसे अभी स्प्रिंग को हमने इलोंगेट किया तो फोर्स इधर आया, अगर हमने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया होता दबा के, ऐसे नेचुरल स्टेट से हमने इस और स्प्रिंग को x डिस्टेंस दबाया होता, तो फिर स्प्रिंग पर फोर्स इस साइड में लगता, इस साइड में, क्योंकि अब स्प्रिंग अपने दबने का यानी अपने कंप्रेस्ड होने का अपोज करेगी और इनिशियल स्टेट को रिस्टोर होने का प्रयास करेगी। तो ये निगेटिव वही चीज़ बता रहा है, ये निगेटिव साइन। अगर आप माइनस ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जो है वो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठाने के लिए लगा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करता है स्प्रिंग में, ठीक।
के बताता है स्प्रिंग की स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब जल्दी स्प्रिंग आप खींच ना पाएँ, बड़ी आसानी से स्प्रिंग को ऐसे बढ़ा ना पाएँ या दबा ना पाएँ, इसको बोलते हैं स्टिफनेस। आप सीधे शब्दों में समझिए। तो ये कब ज़्यादा होगी? जब F ज़्यादा हो और X कम हो। यानी अगर स्प्रिंग में हम ज़्यादा फोर्स लगाएं और तब भी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, यानी स्प्रिंग को इलॉन्गेट भी ना, मतलब इलॉन्गेट या उसको कंप्रेस, दोनों चीज़ों में कोई भी काम करना बहुत कठिन हो, तो बोलते हैं कि स्प्रिंग बहुत स्टिफ है। स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट भी लोग बोलते हैं, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर के ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग स्टिफ है, आप जल्दी उसको इलॉन्गेट या कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आया? करेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्प्रिंग को अपने बढ़ने पे या कंप्रेस होने पर स्प्रिंग कैसा फोर्स जनरेट करती है, अपोजिट में फोर्स जनरेट करती है स्प्रिंग। करेक्ट। एक चीज़ और देखो, यहाँ हमने पढ़ा कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो के एक्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन अब ये वेक्टर लगा दिया तो साइन ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। अगर मतलब हमको समझ होनी चाहिए, और अगर वेक्टर नहीं लगाया तो माइनस साइन लगाकर हम बता सकते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम करता है। चलो ठीक है। एक चीज़ देखो, जो ये फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर स्प्रिंग में जो डेवलप्ड जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे स्प्रिंग पर फोर्स डिपेंड करता है एक्स पर, यानी डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग जो फोर्स जनरेट करेगी वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना आप खींच रहे हैं, कितना उसको कंप्रेस कर रहे हैं, या कितना इलॉन्गेट कर रहे हैं, कितना कंप्रेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा खींचेंगे तो स्प्रिंग कम फोर्स जनरेट करेगी, और आप खींचने का प्रयास करेंगे तो स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स जनरेट करती है, आपका खींचना और कठिन कर देती है। फिर आप और दबाएंगे तो आपको आप और खींचेंगे तो आपको और फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग अपोज करती है उतने ही रेशियो में। जैसे जैसे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इलॉन्गेट भी हो सकता है, कंप्रेस्ड भी हो सकता है, मतलब आप खींच सकते हैं, स्प्रिंग को दबा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है एक्स। तो स्प्रिंग को खींचना इसीलिए धीरे धीरे और हार्ड होता जाता है, या स्प्रिंग को दबाना भी धीरे धीरे और हार्ड होता जाता है, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे दबाया इतना, तो स्प्रिंग क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है। स्प्रिंग को वापस आना है अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में, वो फोर्स जनरेट करेगी उल्टी डायरेक्शन में। अभी आप और दबाओगे तो और फोर्स जनरेट करेगी, अब आपको और दबाने में स्प्रिंग को दिक्कत होगी। सेम कंडीशन खींचने में भी है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में अपना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ाती जाती है। बेटा खींच ले। स्प्रिंग जिद्दी होती है। तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब अगर स्प्रिंग का वो जो फोर्स है, अगर उसको उस फोर्स का इस्तेमाल हम किसी बॉडी पर वर्क करने के लिए करें, जैसे उसी स्प्रिंग के फोर्स से किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं या धक्का मारें उस स्प्रिंग का इस्तेमाल करके, तो एक बात याद रखो कि
स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो लगातार डिस्प्लेसमेंट पर कितना दब रही है या कितना इलोंगेट हो रही है उस पर डिपेंड करता रहता है। स्प्रिंग इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग इज नॉट ए कांस्टेंट, सो वी कांट यूज दिस फार्मूला एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम उस स्प्रिंग फोर्स से कोई काम लेना चाहें, अगर हम उस स्प्रिंग के फोर्स से किसी दूसरी बॉडी पर या मास पर ये स्प्रिंग का फोर्स लगाकर काम लेना चाहे तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट x लिख रहे हैं तो फोर्स डॉट x, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो फार्मूला हम लोगों ने जो पढ़ रखा है ना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच के एंगल का थीटा जो भी पढ़ रखा है अभी तक, वो यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ वहाँ यूज होता है जहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है। जैसे अर्थ के आसपास काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये लगभग कांस्टेंट होता है। ये भी टेंशन फोर्स डोरी में अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये सब हम लगाते हैं, लेकिन स्प्रिंग के केस में हम वर्क का ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे देखते हैं आगे। अभी तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना स्प्रिंग की, कि फोर्स डिपेंड करता है स्प्रिंग का उसके स्प्रिंग के इलोंगेशन या कंप्रेशन पर, यानी डिस्प्लेसमेंट पर। निगेटिव डायरेक्शन में, जो भी आप जानते हैं ना उल्टा डायरेक्शन में, या F इक्वल टू माइनस KX, ये सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन बताती है कि डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स काम स्प्रिंग का फोर्स काम करता है। तो ये जो आप रूल जानते हैं ना, इसको बोलते हैं हुक्स रूल, हुक्स रूल ऑफ स्प्रिंग, हुक्स लॉ कह सकते हो। और ये भी बात सत्य है कि स्प्रिंग ये रूल हमेशा फॉलो नहीं करती है। एक लिमिट के बाद स्प्रिंग फैल जाती है और ये रूल फॉलो नहीं होता। कोई भी स्प्रिंग आप छोटी सी लो, एकदम जो रिफिल में जो डालते हैं ना, पेन की रिफिल में पहले चुट पुट वाले पेन आते थे, ऐसे ऐसे ओपन ऑफ ऑन ऑफ वाले, उसमें एक स्प्रिंग पड़ी रहती थी। कुछ देर तक तो वो दबती थी और वापस अपनी स्टेट में आ जाती थी, खींचते थे वापस अपने स्टेट में आ जाती थी। तो इसका मतलब है कि वो हुक्स लॉ फॉलो कर रही थी, यानी ये फोर्स रिलेशन फॉलो कर रही थी। लेकिन हम कभी कभी जब हम कसके इसको खींच देते थे तो वो फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती थी। ऐसे पहले ऐसे बन जाती थी और तब वो फिर वापस नहीं आती थी, यानी वो हुक्स रूल को फॉलो करना छोड़ देती थी, या कह लो कि उसका इलास्टिक नेचर ख़त्म हो जाता था। ठीक है, तो ये सब हुक्स रूल जो है जहाँ तक फॉलो हो वहाँ तक हम ये फार्मूला लगाते हैं। चलो खैर आगे इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले को जब हम वर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर स्प्रिंग में अगर ये रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्प्रिंग फोर्स से अगर हम वर्क जनरेट करना चाहें तो फिर कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। अभी तक जो हमने बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। पीछे करके फिर से आप देख सकते हो जो अभी तक हमने बताया। तो हमने देखा कि हम स्प्रिंग के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्प्रिंग डॉट
डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला वर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है। ये लगातार डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है, उस यानी एक्स पर। स्प्रिंग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कांस्टेंट नहीं है, लगातार डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स से अगर हम किसी बॉडी पर वर्क जनरेट करें तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये स्प्रिंग है, केवल हम स्प्रिंग फोर्स की ओर नज़र रखेंगे। अभी ये रिलैक्स्ड स्टेट में है स्प्रिंग हमारी, अभी ये हमारी स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में है, बिल्कुल रिलैक्स। जस्ट हमने इस मास को इस स्प्रिंग से जस्ट हमने केवल अभी जोड़ा है। ये फ्लोर है, क्योंकि हमारा इस समय लक्ष्य केवल स्प्रिंग से प्रोड्यूस होने वाले फोर्स और उसकी मदद से वर्क जनरेशन पर है। तो हम किसी और फोर्स पर अभी ध्यान नहीं दे रहे, जैसे यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स, इन सब पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा खींचा, मतलब हमने इस मास को थोड़ा आगे बढ़ाया। ये स्प्रिंग इस मास से जुड़ी है एम से। हमने इस स्प्रिंग इस मास को बाहरी फोर्स लगा के भी खींचो, हाथ से पकड़ के खींचो या किसी और चीज़ से खींचो, मतलब कुल मिला के हमने इस मास को ऐसे खींचा। हम सिर्फ अभी इसी स्प्रिंग के फोर्स की बात कर रहे हैं, इसी से प्रोड्यूस वर्क या इस स्प्रिंग के द्वारा किए गए काम पर ही ध्यान रखेंगे। बाहर से हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, हमको उसको पिक्चर में नहीं लाना है अभी। ठीक है, हमने इसको फोर्स लगा के खींचा, लेकिन हम उस फोर्स की भी बात नहीं करेंगे। हमारा ध्यान जो है वो मेनली स्प्रिंग पर है, बस हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। हमने स्प्रिंग को थोड़ा खींचा, पहले यहाँ था, हमने x डिस्टेंस आगे खींचा या x डिस्प्लेसमेंट किया। मास हमारा यहाँ आ गया, करेक्ट। मास में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मास को हमने यहाँ तक खींच लिया। अब यहाँ पर हमारा मास है, हमने फोर्स लगा के खींचा, लेकिन हमको उस फोर्स को अभी पिक्चर में नहीं लाना है, हम सिर्फ स्प्रिंग का ही स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने उसको यहाँ से खींच के x डिस्टेंस तक खींचा, आगे x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो स्प्रिंग अपना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी कि नहीं, हमको वापस अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आना है। स्प्रिंग जिद पकड़ लेती है, और ये सब हम हुक्स कंडीशन के अंदर कर रहे हैं। मतलब इतना नहीं खींच दिया कि उसकी प्रॉपर्टी गायब हो गई वापस आने की, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई स्प्रिंग, वो नहीं करना। तो देखो, हम जब उसको डिस्प्लेस्ड किए तो स्प्रिंग बोलती है भाई वापस, हमको वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आना है। क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अगर ये मास m है तो ज़रा इस पर ध्यान दो, तो इस पर स्प्रिंग
फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट करेंगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स, कि हम वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे, हमको अपने रिलैक्स में आना है, तो वो फोर्स मास को खींचेगा ऐसे, एफ। और ये एफ कितना होगा, एफ होगा, हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है तो के एक्स माइनस, माइनस लगाओ, माइनस का मतलब वही है वापस आना, अपोजिट डायरेक्शन में आना। अब भाई ये इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में खींच रहा है फोर्स, स्थिति बड़ी खराब है। ये कह रहे हैं कि वापस आओ, हम स्प्रिंग बोले कि हम वापस आएंगे तो इस मास पर लगा ये फोर्स, अभी तो अब तो इतना फोर्स लगा, ठीक है। अब हम थोड़ा, अब एक काम और करते हैं, अभी इस कंडीशन पर हमको फोर्स पता हो गया, एक्स जब हमने डिस्प्लेस्ड किया तो उस टाइम पर उस मास पर इतना फोर्स काम कर रहा है। अब हमने क्या किया कि कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, हमने कैलकुलस वाले कॉन्सेप्ट का, हमने मास को जरा सा और खिसका दिया। अभी एक्स डिस्टेंस खिसकाया था ना, थोड़ा हल्का सा खिसकाया, कितना, dx, बिल्कुल इनफाइनाइट सिमल, मतलब बिल्कुल छोटी अमाउंट के बराबर और खिसकाया, dx, इतना और खिसकाया मास को इसी डायरेक्शन में। मास को हमने इसी डायरेक्शन में थोड़ा और खिसकाया। इधर फोर्स काम कर रहा था कितना, kx, निगेटिव जो है वो उसका मतलब डायरेक्शन होता है, ये जो हम हुक्स लॉ में इसको लिखते हैं निगेटिव, f की वैल्यू kx ही होती है, निगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन, तो यहाँ हम kx लिख रहे हैं और हम डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा रहे हैं, समझ में आया। सिर्फ ये जो माइनस है सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ध्यान रखना। तो भाई ये बताओ कि जब हमने बिल्कुल जरा सा मास को और ऐसे खिसका के यहाँ ले आए थोड़ा सा, तो अब स्प्रिंग कितना काम करेगी उस टाइम पर, उस टाइम पर बिल्कुल छोटा सा काम निकालो, तो इतनी देर के लिए हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये dx मतलब डिस्प्लेसमेंट इतना कम है, इतना कम है कि ज़्यादा इस फोर्स में चेंज नहीं आया। जैसे mg नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर जगह वही mg और g 9.8 लिखते रहते हैं पूरे अर्थ में जहाँ जहाँ पर भी यूज होता है, जबकि g की वैल्यू पोजीशन पर सेंटर, अर्थ के सेंटर से डिपेंड करती है, हर क्षण बदलती है, लेकिन हम अर्थ के सरफेस और कुछ किलोमीटर तक वही वैल्यू रखते हैं। तो बिल्कुल कंडीशन यहाँ पर है कि अभी जो फोर्स kx है, अगर हम बिल्कुल इनफाइनाइट सिमल, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे इस मास को, ऐसे जरा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो हम लगभग मान सकते हैं कि ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, इस दौरान कांस्टेंट। तो वर्क क्या आएगा, वर्क आएगा हमारा फोर्स क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना। तो फोर्स यहाँ है kx इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल अपोजिट, तो माइनस, और ये dx, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स ऑन दैट मास, ये फोर्स उस मास पर जब लगेगा तो वो मास पर वर्क निकाल रहे हैं हम। तो जरा देखो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा है इस मास पर। शुरू में स्प्रिंग हमारा रिलैक्स स्टेट में था, बाद में डिस्प्लेसमेंट हुआ x, यानी शुरू में अगर डिस्प्लेसमेंट है 0 और बाद में हुआ डिस्प्लेसमेंट x, समझ में आया।
शुरू में रिलैक्स थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बाद में हुआ x, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो गया, kx dx, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट किया रिलैक्स से x पोजीशन तक, तो ये आ गया आपका माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x, यानी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर टोटल वर्क डन। वर्क डन निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव इसलिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन निगेटिव मतलब स्प्रिंग उस डिस्प्लेसमेंट का अपोज कर रही है। समझ में आया? स्प्रिंग का फोर्स तो इधर था और ब्लॉक का मोशन, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उधर था और स्प्रिंग का फोर्स इधर था, तो स्प्रिंग उसके मोशन को, उसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है, तो इसीलिए वर्क डन क्या है, निगेटिव है। ये बात हम अच्छे से बता चुके हैं कि वर्क डन निगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं, माइनस तभी आता है। तो ये माइनस जो दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि स्प्रिंग इस समय काम तो कर रही है, स्प्रिंग का फोर्स इस मास पर काम तो कर रहा है, लेकिन निगेटिव वर्क कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। समझ में आया? अभी हमने डिस्प्लेस उस ओर किया था, ठीक है, तो निगेटिव वर्क आया। सपोज करो कि अब पोजीशन यहां पर आकर रुक गई है, अभी तो हमने वहां से मास को इधर खींचा तो निगेटिव वर्क आया। अब जब स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके इसको अपनी वापस पोजीशन पर यानी रिलैक्स्ड पोजीशन पर जब मास को लेकर जाएगा, अभी तो हम मास को यहां तक ले आए तो स्प्रिंग फोर्स ने इस मास पर निगेटिव वर्क किया। अब हम जब इस मास को छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी। देखो अब दूसरी कहानी शुरू, अब मास हमारा इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स तो हमें इसी ओर काम कर रहा है क्योंकि हमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है। स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड यानी नेचुरल स्टेट में आने का अटेम्प्ट करेगी, प्रयास कर रही है, तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर ही काम करेगा। और अब मास हमारा यहां से यहां वापस आएगा, तो अब की बार मास डिस्प्लेस्ड इस साइड में हो रहा है, एक्स इस साइड में है, तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब की बार जब इधर से मास आया, जब हमने मास को यहां खींच के लाए तो स्प्रिंग ने निगेटिव वर्क किया, लेकिन जब हमने यहाँ पर छोड़ा तो मास वापस जा रहा है इस ओर, चूँकि स्प्रिंग खींचेगा इसको वापस कि भाई मैं अपनी नेचुरल स्टेट में आऊँगी, तो मास उसके साथ जब इधर जाएगा तो मास में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ओर, मास मूव कर रहा है इस ओर और स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है इस ओर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच का एंगल निगेटिव जीरो, उनके बीच का एंगल जीरो, यानी यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स मास पर पॉजिटिव काम करेगा। स्प्रिंग खुश है कि भाई तुम भी इधर आ रहे हो, हम भी तुमको इधर ही खींच रहे हैं, तो हम नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन होगा कि मास उसकी नेचुरल स्टेट यानी उसकी रिलैक्स्ड स्टेट की ओर आ रहा हो, तब वर्क जो होगा वो
पॉजिटिव आ जाएगा। बस सारा डायरेक्शन का ही खेल है। जब स्प्रिंग फोर्स के थ्रू मास स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन से या रिलैक्स्ड पोजीशन से दूर जाएगा तो स्प्रिंग उस पर निगेटिव वर्क करेगी, स्प्रिंग निगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई मास स्प्रिंग की नेचुरल स्टेट की ओर आता है, रिलैक्स्ड स्टेट की ओर आता है, तब स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगी। यहाँ स्प्रिंग अपोज कर रही थी उसके डिस्प्लेसमेंट का कि भाई हम खींचने नहीं देंगे, लेकिन अगर यही मास यहाँ से छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग हेल्प कर रही कि यार तेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता हूँ। और जब इधर आएगा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? ब्लॉक में वेलोसिटी आ जाएगी, ब्लॉक में स्पीड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग हियर इज द पॉजिटिव और इधर स्प्रिंग नेगेटिव वर्क कर रहा है। अगर यहाँ कुछ स्पीड v होती शुरू में तो यहाँ पर स्पीड इससे कम आती, क्योंकि वो इधर जा रहा था ब्लॉक, वो खींच रहा है स्प्रिंग, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो था स्प्रिंग का वर्क कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग के फोर्स का इस्तेमाल करके किसी मास को मूव कराना, यानी वर्क डन ऑन दैट मास बाय स्प्रिंग फोर्स, यही हम पढ़े हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। सब आप जान गए हैं। एक चीज़ और देख लो ध्यान से, ये स्प्रिंग, ये इसकी रिलैक्स्ड स्टेट थी, मतलब एकदम नेचुरल स्टेट। इसमें मास जुड़ा था ऐसे, और ये फ्लोर है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, क्योंकि हम स्प्रिंग के अलावा और फोर्स पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। हमने स्प्रिंग को थोड़ा और बढ़ाया, पहले बढ़ाया x1 डिस्टेंस तक, डिस्प्लेसमेंट तक, इधर खींचा, यानी स्प्रिंग के नेचुरल पोजीशन से दूर खींचा, तो स्प्रिंग निगेटिव वर्क करना शुरू कर देगी, स्प्रिंग खींचेगी इधर। चलो ठीक है, अभी हम x1 डिस्टेंस तक खींचे हैं मास को, थोड़ी देर बाद हमने इसको और थोड़ा खींचा, और मान लेते हैं कि अभी भी हुक लॉ फॉलो कर रहा है। कौन सा? F = kx, और स्प्रिंग अगर छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगी अपने पोजीशन पर। और फिर हम इसको थोड़ा और खींचते हैं यहाँ तक, ये फ्लोर और ये फ्लोर यहाँ भी बना देते हैं इसे। हालांकि हम फ्लोर का फ्रिक्शन वगैरह कुछ पिक्चर में नहीं ले रहे, अभी इतना चल रहा है। ये देखो, पहले नेचुरल स्टेट में थी, जस्ट हमने स्प्रिंग को मास से जोड़ा, ठीक है। अब हमने मास को पकड़ के उस तरफ खींचा x1 तक, और दोबारा फिर और खींचा x2 तक। तो हमको निकालना है कि अगर हमने इस मास को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक खींचा है, x1 से x2 तक, यानी इतना, ये इतना खींचा है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना वर्क करेगा इस मास पर?
ठीक है, यानी हमको निकालना है वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, करेक्ट। तो जब x1 तक हम खींचे थे, x1 तक, तो वर्क कितना किया था, -12 के x1 स्क्वायर। और अब समझ लो हम रिलैक्स से x2 तक खींच दें, तो x2 तक -12 के x2 स्क्वायर, माइनस मतलब निगेटिव वर्क, ओके, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है। यही अगर यहाँ से अगर हम अब छोड़ें अपना, जिस फोर्स से हम खींच रहे थे उसको छोड़ दें, तो ये फिर स्प्रिंग जब लौटेगी ना, तो तब ये इस मास पर उतना ही पॉजिटिव वर्क करेगी, क्योंकि तब ये मास इधर आ रहा होगा और फोर्स भी इधर काम कर रहा है। अभी क्या है कि अभी डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और फोर्स जो है ये इस साइड में काम कर रहा है, इस साइड, इसीलिए तो नेट फोर्स जब x1 से x2 तक जाएंगे तो -12 के x2 स्क्वायर और -12 के x1 स्क्वायर तक, यानी -12 के x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर, या कह सकते हो -12 के x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। ये कुल मिला के वर्क डन, यहाँ पर लिख देते हैं, वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन ऑन डेट मास फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x1 टू x2 होता है 12 के x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। ये यहाँ माइनस जो आया था और यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, दोनों में अंतर एक ही चीज़ का है कि माइनस तब आता है जब हम स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे यहाँ हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, स्प्रिंग का नेचुरल वर्च्यू होता है कि हमको नेचुरल स्टेज में आ जाना है। स्प्रिंग वापस अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आती है, उसका यही मन रहता है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट काम करोगे, जैसे यहाँ पर मतलब अगेंस्ट काम हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर काम कर रहे हैं और हम डिस्प्लेसमेंट इस साइड में कराते जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव लिखते हैं। और मान लो जैसे अब देखो, अब जैसे अब इसको जिस फोर्स से हम खींच रहे थे, अगर उसको हम छोड़ दें, तो अब मोशन अगर इस साइड में शुरू हो जाए ब्लॉक का, तो फिर हम पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये फेवरेबल काम कर रहा है, मास भी उसी ओर जा रहा है जिस ओर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, तो ये पॉजिटिव आता है। तो तरीका यही है, बस हमको ध्यान रखना है कि ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये तो हुआ स्प्रिंग का ड्रामा। स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया वर्क किसी बॉडी या मास पर। ओके, आगे चलते हैं। चलो हम दो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये स्प्रिंग पहले नेचुरल स्टेट में थी, अब स्प्रिंग को हमने इसमें एक मास तो जोड़ दे पहले, क्योंकि यही स्प्रिंग फोर्स इस मास पर काम कर रहा है। ये अभी नेचुरल स्टेट में है, यानी रिलैक्स्ड है। बहुत ध्यान से देखिए।
अब हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाया F, और हमने इस बाहर से एक फोर्स लगाया। अब हम बाहर वाले जो अप्लाइड फोर्स हैं उनको पिक्चर में लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हमने इस मास पर एक फोर्स लगाया बाहर की ओर, तो ये मास यहाँ से खिसक के यहाँ तक चला गया। मान लो वो x डिस्टेंस तक चला गया, आगे की ओर मूव कर गया, रिलैक्स से x डिस्टेंस तक चला गया। हम ये फोर्स लगाते जा F लगाया और हमने उसको खींच दिया मास को आगे की ओर, और खींच के हमने रोक दिया। स्टॉप है यहाँ पर, खींच के हमने रोक दिया। गुड। जस्ट यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा, पहले यहाँ था फिर हमने इसको खींच दिया यहाँ पर, लेकिन अभी भी इसको हमने, इसकी स्पीड 0 है, शुरुआत में भी 0 था, अभी भी 0 है। हमने जस्ट फोर्स लगा के खींचा और ऐसे रोक दिया। तो बताओ ये बाहरी फोर्स कितना काम करेगा? ये बाहरी फोर्स जो F लगा के जो खींच रहा है वो F कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय F, वो हमको निकालना है। जैसे तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे? वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो हमको ये निकालना है कि ये बाहरी फोर्स कितना काम करेगा, जो जिससे हम खींच रहे हैं, खींच के वहाँ पर ले गए, लेकिन हमने स्टॉप कर दिया है, स्टॉप कर दिया, याद रखना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि ब्लॉक पर यानी इस मास पर किया गया टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मास, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास की और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मास। फाइनल भी वो स्टॉप पर था और इनिशियल भी वो पहले जब था तब भी रेस्ट में था, खींच के हमने रोक दिया फिर से, यानी वो भी स्टॉप पर हो गया। तो ये भी 0, ये भी 0, यानी टोटल 0, टोटल वर्क। लेकिन ब्लॉक पर टोटल वर्क कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं? तो ब्लॉक पर जो टोटल वर्क हम ऐसे देखते हैं, तो ब्लॉक पर एक फोर्स काम कर रहा है स्प्रिंग वाला, तो उसका वर्क, और प्लस बाहरी वर्क जो काम कर रहा है, बाहरी फोर्स, उसके द्वारा किया गया वर्क, दोनों का सम 0। तो यानी बाहरी फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो केवल स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव होगा, अगर स्टॉप कर देंगे तो। यहाँ पर अगर आप निकालना चाहो तो यहीं पर निकाल लो। स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगा? स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पर काम करेगा कितना? डिस्प्लेस्ड कितना हो रहा है? x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, स्प्रिंग फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन, उसको खींच रहे हैं ना उधर, ब्लॉक को दूर ले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा पोजीशन है तो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा इधर अपोजिट में, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो यानी वर्क जो होगा वो निगेटिव आएगा। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो किया गया जो वर्क है वो निगेटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे रखो तो बाहरी फोर्स द्वारा किया गया काम यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यानी बाहरी फोर्स जो ये F काम करेगा, ये इस ब्लॉक में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ब्लॉक की एनर्जी बढ़ाएगा कि ले एनर्जी हमसे और स्प्रिंग वाले फोर्स के अगेंस्ट आ। ब्लॉक को अगर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा ना तो वो खींच लेगा पीछे से,
वो उधर से एनर्जी कम करता जा रहा है। तो ये इसका काम क्या है कि ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है कि ले भाई मैं तेरे को एनर्जी देता हूँ, वो जो तेरी एनर्जी खींचेगा स्प्रिंग मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू इधर आ। तो बाहरी फोर्स का यहाँ पर किया गया काम पॉजिटिव है और स्प्रिंग फोर्स का किया गया काम नेगेटिव। हम अगर ब्लॉक को बाहरी फोर्स से खींचें, स्प्रिंग से बंधे हुए किसी मास को कह सकते हो, बाहरी फोर्स से खींचें और स्टॉप कर दें, मतलब फाइनल पोजीशन स्टॉप पर ले आएं, तो हम केवल उस स्प्रिंग के वर्क का निगेटिव काम करेंगे, या कह सकते हो कि हम केवल उस स्प्रिंग के अगेंस्ट काम करेंगे। बात वही हुआ। चलो आगे आओ। अब की क्या करते हैं सेकंड पोजीशन कि भाई हमने इसको खींचा और इसको एक इतना खींचा कि स्टॉप नहीं किया, इसको फाइनल एक वेलोसिटी भी पकड़ा दी, मतलब वेलोसिटी भी ले आए। तब क्या होगा, तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ mv² माइनस हाफ m0²। इनिशियल तो वेलोसिटी हमारी 0 थी, तो यहाँ पर टोटल वर्क इस मास पे, देखो मेरा इसका स्याही ख़त्म हो गया है, इंक, 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा भरना पड़ेगा। मेरे पास है इंक, मैं भरता हूँ। शायद अब अच्छा चले, थोड़ी देर में चलेगा अपने आप। तो वर्क टोटल इज द हाफ mv²। तो वर्क टोटल हमको पता है कि ब्लॉक पर टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक बाहरी फोर्स F काम कर रहा है, तो उसका वर्क, और स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है ब्लॉक पर, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क, और ये टोटल होगा हाफ mv²। तो यहाँ पर बाहरी फोर्स का वर्क आ गया हाफ mv² माइनस वर्क स्प्रिंग। तो ये आ गया बाहरी फोर्स जो F लगाकर हम खींचे हैं और मास को वेलोसिटी v प्रोवाइड कराए हैं, तो हाफ mv² माइनस स्प्रिंग कितना काम करेगा, हाफ kx²। लेकिन स्प्रिंग को रिलैक्स्ड स्टेट से दूर ले जा रहे हैं, तो वर्क स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव करेगा, तो ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ kx²। इस कंडीशन में हमको थोड़ा और वर्क करना पड़ा, ये वाला काइनेटिक एनर्जी थोड़ी यही हाफ mv², क्योंकि हमको साथ में उसकी वेलोसिटी भी बढ़ानी थी ना, तो हमको थोड़ा और वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट तो काम कर रहे हैं स्प्रिंग के अगेंस्ट, लेकिन साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ानी है। चलो इतने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, और स्प्रिंग का आप कोई भी नहीं, मतलब स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा आप ये अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, यही आपको चाहिए, इतना ही मैटर आपको चाहिए, आपके लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।